हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं उमा दन्नेगी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। दोस्तों, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो लेक्चरर का, उसमें जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन के अंतर्गत पर्यावरण, जैव विविधता और उसका जो संरक्षण होगा, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। दूसरा, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। तीसरा, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, या उपरोक्त सभी। तो माय डियर फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें हैं पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, जैव एवं अजैव तत्वों के योग से पर्यावरण का निर्माण होता है। स्टेटमेंट दूसरा, पर्यावरण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंध पर आधारित होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दोनों के दोनों ऑप्शन हैं, दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन सी है, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन के दोनों सही हैं। आंसर नंबर 3 स्टेटमेंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड का हाइड्रोकार्बन्स के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करती है तो इससे ओजोन की उत्पत्ति होती है। दूसरा, समताप मंडल में नाइट्रिक ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करने पर ओजोन का विखंडन होता है। तीसरा स्टेटमेंट, मध्यमंडल में तापमान में एकाएक गिरावट हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है, जब नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण किससे बनता है? जो हमारा एनवायरनमेंट है माय डियर फ्रेंड्स, वो किस चीज़ से बनता है? जीव घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से, या ए और बी दोनों चीज़ से? तो माय डियर फ्रेंड्स, जो ये बनता है हमारा पर्यावरण, वो बनता है भू आकृतिक घटकों से। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी, भू आकृतिक घटकों के द्वारा हमारा पर्यावरण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती वो वायुमंडल के निचले भाग में? क्योंकि जो दूसरा है इसका ऑप्शन, समुद्रों में पादपल्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो इसलिए वायुमंडल के निचले भाग में वो गैसें नहीं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। किसी ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति तथा जीव जंतुओं को दावानल ने नष्ट कर दिया हो, किस प्रकार का अनुक्रमण होने की संभावना होती है? ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति जीव जंतुओं को दावानल यानी आग से अगर वो नष्ट हो जाते हैं, तो वहाँ किस प्रकार का अनुक्रमण होने की ज़्यादा संभावना होती है? तो वहाँ होती है द्वितीयक अनुक्रमण होने की संभावना होती है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7। वायुमंडल में ओजोन कहाँ स्थित है? ओजोन परत काफ़ी महत्वपूर्ण है पृथ्वी के लिहाज से। तो ये ओजोन लेयर जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, किरणें आती हैं पराबैंगनी, वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, फिल्टर होकर के आती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ओजोन लेयर। तो ये जो ये मंडल हैं तो किस में रहते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहता है स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन सी, जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। तो वहाँ रहती है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 8। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष सामने आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष सामने आया था? वर्ष 1987 या 85 या 1983 या 1990? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आया था 1987 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष सामने आया? तो ये था 1987। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा कितने देशों की भागीदारी है? जो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा है GEF में कितने देशों की भागीदारी है? इसमें कितने देश अपनी सहभागिता निभाते हैं इसमें? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें 183 कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो अपनी सहभागिता निभाते हैं भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा में। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष समाप्त किया गया था? जो क्योटो का प्रोटोकॉल जो लगा था,
तो ये किस वर्ष समाप्त किया गया था, कब इसका एंडिंग हुआ था। 4 ऑप्शन है, तो इसमें भी जो ऑप्शन ए है वो राइट है। वर्ष 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त कर दिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल वर्ष 2012 में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पर्यावरण से संबंधित कानकून समझौते को किस वर्ष अंतिम रूप दिया गया था। किस साल इसको अंतिम रूप दिया गया था, जो पर्यावरण से संबंधित है ये कानकून समझौता, तो किस वर्ष इसको अंतिम रूप दिया गया था, फाइनल टच कब इसको दिया गया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको फाइनल टच दिया गया था 2010 में, जो पर्यावरण से संबंधित ये कानकून समझौता था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अत्यधिक जैविक पदार्थ से प्रदूषित जल राशियों से निकलने वाली दुर्गंध का क्या कारण होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैविक पदार्थ से जो प्रदूषित जल होता है तो उसमें से जो गंध आती है, दुर्गंध आती है, तो उसका रीज़न क्या है उसके पीछे। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जैविक पदार्थ के अपघटन के लिए ऑक्सीजन की समुचित मात्रा का न होना। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो दुर्गंध आती है जो प्रदूषित जो जल होता है उससे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। समुद्री परितंत्रों में रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। तो समुद्री जो परितंत्र है उसमें रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन जो होता है, तो उसका मेन रीज़न क्या है, क्यों पॉल्यूशन होता है रेडियोधर्मी। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है विभिन्न परमाणुीय आणविक परीक्षण। जब बहुत सारे जो परीक्षण किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं परमाणुीय, तो उससे होता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। जो रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है, आणविक जो परीक्षण होते हैं, उससे जो पॉल्यूशन होता है वो क्या उससे इफेक्ट पड़ता है। तो वो होता है रुधिर संचरण में व्यवधान पैदा हो जाता है। तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें से जो ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अगर रेडियोधर्मी प्रदूषण का अगर इफेक्ट होता है तो रुधिर संचरण में व्यवधान होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15। किस मानवीय क्रिया से प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। कृषि, वानिकी, खनन या औद्योगिकरण। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो वानिकी है, वन लगाए जाएं या वनों का संरक्षण कर दिया जाए, जो मानवीय क्रिया होती है वनों का लगाना या उसका संरक्षण संवर्धन करना, तो उससे प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है बल्कि प्रदूषण खत्म होता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 16। जल के तापीय प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। जल का जो तापीय प्रदूषण होता है, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जलीय ताप बढ़ जाता है, तो उसका जो प्रमुख स्रोत है, प्रमुख जो सोर्स है वो क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका मेन है उद्योगों में जल का शीतलन के लिए उपयोग। जो मशीनें होती हैं फैक्ट्रियाँ, मिलों में, तो जो पानी होता है उसको वहाँ इंजन में या वहाँ चलाया जाता है, तो उस जल का जो प्रयोग कर दिया जाता है, तो इससे तापीय प्रदूषण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गंगा डॉल्फिन लगभग पूर्णतः अंधी होती है। दूसरा, नदियों पर बांध तथा सिंचाई परियोजना के निर्माण से इसका अस्तित्व खतरे में है। तीसरा, गंगा में बढ़ते प्रदूषण व इनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो तीनों हैं इसमें, तीनों के तीनों सही हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो इसलिए 1, 2, 3 तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों की हिमचादरों के ऑक्सीजन आइसोटोप विश्लेषण प्राचीन जलवायु के विषय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, प्रवाल भित्तियां इस प्रकार की जानकारी के एक प्रमुख स्रोत हैं। तीसरा, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम में पाई गई ऑक्सीजन का भारी आइसोटोप ऑक्सीजन का 16 होता है। तो इसलिए ये गलत है तीसरा वाला। फर्स्ट और सेकंड जो दोनों हैं ये राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। 4 ऑप्शन है, उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ या उपभोक्ता। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पारिस्थितिकीय तंत्र में जो जैविक और अजैविक हैं उन घटकों को जोड़ते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ उन सबको जोड़ देते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। परितंत्र में संतुलन से क्या तात्पर्य है। जो परितंत्र होता है
उसके संतुलन से क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शंस। पहला, जैविक पदार्थ का अधिकतम उत्पादन, दूसरा जैविक पदार्थ का अधिकतम उपभोग, तीसरा जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में समानता, और डी, आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाना। तो ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ कि जैविक पदार्थ के उत्पादन तथा उपभोग में समानता जब होती है तो पारितंत्र संतुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है। पहला है, पारितंत्र में बचे खुचे जैविक पदार्थ को खाने वाले जीवों को अपरभोजी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इन जीवों को इनकी विशिष्ट भूमिका के लिए अपमार्जक भी कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही हैं, राइट हैं। तो इसलिए उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों के दोनों कथन, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22। किसी परितंत्र को प्रकार्यक बनाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो आवश्यक नहीं है किसी पारितंत्र को प्रकार्यक बनाने के लिए? पहला है सूर्य का प्रकाश, पादप समुदाय, खनिज पदार्थ या मांसाहारी जीव। तो जो ये 4 ऑप्शन हैं इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है मांसाहारी जीव। मांसाहारी जीव जो है किसी परतंत्र को प्रकार्य बनाने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। किसी पारितंत्र में बैक्टीरिया की प्रकार्यक भूमिका क्या होती है? जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारा जो परितंत्र होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या भूमिका होती है? उसकी 4 ऑप्शन है। जैविक पदार्थ का उत्पादन, जंतुओं की वृद्धि दर को कम रखना, ऊर्जा का चक्रीय संचलन या खनिजों का चक्रीय संचलन। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऊपर के तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी सही है। खनिजों का चक्रीय संचलन होता है बैक्टीरिया की प्रकार्यक भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिए गए विकल्प में किस जल स्रोत का योगदान अधिक है? किस जल स्रोत का योगदान अधिक है? 4 ऑप्शन है। ग्लेशियर, भूमिगत जल, वायुमंडल या इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, जो ग्लेशियर होते हैं वो जल स्रोत में उनका योगदान सबसे अधिक होता है। ग्लेशियरों का जो जल स्रोत होते हैं उसमें। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जल प्रदूषण की प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। 4 ऑप्शन। जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना, दूसरा जल का उपयोग हानिकारक हो जाना, तीसरा जल के तापमान में परिवर्तन, या डी ये सभी। तो जलाशयों में अनैच्छिक पदार्थों का मिलना भी सही है, जल का उपयोग हानिकारक हो जाता है ये भी सही है, जल के तापमान में परिवर्तन हो जाता है ये भी सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल से होती हैं? वो यहाँ है 5 बीमारी। इनमें से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं? हैजा, पीलिया, चेचक, टाइफाइड और चिस। इनमें से कौन सी बीमारी होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रदूषित जल पीने के कारण हैजा भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, चिस भी हो सकता है, लेकिन जो चेचक है वो नहीं होता है प्रदूषित जल पीने के कारण। तो यहाँ कूट जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अगर पानी दूषित है तो हम बीमारियों से बचे तो क्या करना चाहिए? पानी को उबालकर पीना चाहिए, या पानी में शुद्धता बनाए रखने के लिए फिटकरी डालनी चाहिए, या पानी में क्लोरीन भी मिलाना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए यहाँ जो कूट ऑप्शन डी दे रखा है वो बिल्कुल सही है कि ये सारे काम हम कर सकते हैं किसी पानी में, अगर कोई पानी दूषित हो और उससे बचा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 28। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। अगर पानी में रेडियो सक्रिय पदार्थ का अगर अंश है तो कारण बनता है किस चीज़ का? कौन सी डिजीज हो सकती है? कैंसर, या आँख से पानी गिरना, या डीएनए विखंडन, क्या हो सकता है? तो इन ये 4 जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही। कैंसर भी हो सकता है, आँख से पानी भी गिर सकता है, डीएनए विखंडन भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? अगर कोई नदी पॉल्यूटेड है तो उसका जो पॉल्यूशन जो लेवल है उसको किस हिसाब से नापा जाता है? इनमें से किस चीज़ से नापा जाता है? एटीपी, एसटीपी, बीओडी या डब्ल्यूपीएल। तो जो बीओडी है उससे किसी नदी का जो प्रदूषण स्तर है वो लेवल है वो नापा जाता है बीओटी से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? किस प्रकार से हम जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर पोल्यूशन है उसको कम किस प्रकार से करें? वृक्षों के द्वारा, मछलियों द्वारा, जंतुओं द्वारा या सूर्य के प्रकाश द्वारा? तो माय डियर फ्रेंड्स, वायुमंडल में हम जो प्रदूषण है उसको अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगा करके, पेड़ पौधे लगा करके उसको कम कर सकते हैं। जितने हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे तो उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस या अदर गैसें कम हो जाएंगी। फ्रेंड्स, होप्स आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और कमेंट्स में हम बता देना कि वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों।